नहीं डॉक्टर साहब, बच्चा ना एक्टिविटी खेल कूद तो बहुत बढ़िया करता है। मेरे को अगर 1 रोटी दिन की मिलेगी ना तो कुछ दिनों में मेरी बॉडी एक ही होती माँ, उसे रिडक्टिव अडेप्टेशन कहते हैं। जनरल हेल्थ इश्यूज की बात करें तो वायरल इन्फेक्शंस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेल्थ इशू। तो यू वुड सी ऑल द किड्स कैचिंग वायरल इन्फेक्शंस वेरी इजीली। 2-3 सालों में बच्चे को बार बार अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, सर्दी जुकाम हो रहे हैं, हम लीस्ट टिप ठंडा गर्म ना होने दें। बट देन ये मत सोचिए कि वायरल इन्फेक्शन हो पा रहा है तो बच्चे की इम्यूनिटी कम। स्पेसिफिकली उत्तराखंड रीजन में क्लाइमेट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एकदम धूप हो गई, गर्म हो गया और फिर एकदम से ठंडा हो गया, ये सब ट्रिगर्स की तरह काम करते हैं। हमारे उत्तराखंड के बच्चे 66% 6 महीने के बाद से वो अनीमिक है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन। क्या रीजन है? हमारी डाइटरी डिजाइन। हर 6 महीने पे कीड़े मारने की दवा लेनी चाहिए। आपने सुना होगा कि बच्चा मेरा मिट्टी बहुत खाता है, ये आयरन की डिफिशियंसी से बहुत ज्यादा देखा गया। एक बहुत बड़ा मिथ है पेरेंट्स के मन में कि सरकारी जो टीके लगते हैं ना बस वही अच्छे होते हैं, बाकी तो सब धांधली। तो 5 साल तक का वैक्सीनेशन यहाँ पे हर कोई लगवाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? 10 साल। केसेस ऑफ ऑटिज्म आर इंक्रीजिंग। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ बिहेवियरल इशू वर्सेस द ऑटिस्टिक बिहेवियर। What is the advisable screen time that a child can have? पहले 2 साल बिल्कुल भी। क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रोफेशन से बात करने जा रहे हैं जिनका बहुत ही बड़ा महत्व है एक पेरेंट की लाइफ में। वो है एक पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर गौरव मुखीजा। बहुत सारी चीज़ें अनरावल होंगी, बहुत डिटेल में हम बात करेंगे अबाउट चिल्ड्रन, अबाउट देयर हेल्थ। सो आई होप यू स्टिक टू द एंटायर एपिसोड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे को शुरुआत से जाना है। वेरी इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी भी रही है। हाउ डिड यू गेट इनटू द आर्मी एंड हाउ डिड यू बिकम अ पीडियाट्रिशियन? सबसे पहले तो यू नीड नॉट थैंक मी, आई वुड रादर थैंक यू कि मेरी आवाज लोगों तक पहुंचेगी और जितना मैं इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं, जितना मैं फायदा दे पाऊं, दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी एज वेल। सेकंड थिंग, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। कैसे आर्मी में पहुंचा? आर्मी में तो आई वाज वांटिंग टू बी इन आर्मी स्कूल के बाद से, बट देन ऑब्वियसली पेरेंट्स आर ऑलवेज, है ना, एक डर फैमिलीज में रहता है कि नहीं आर्मी में नहीं जाना, स्कूल के बाद नहीं करना। अब खुद तो नहीं बोलूंगा बट हाँ ठीक ठाक पढ़ लेता था, तो एवरीबडी वांटेड कि ठीक है हाँ पहले पढ़ाई करो और वो सब कुछ। एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद आई एंटर्ड द सर्विस। सो ग्रेजुएशन के बाद भी पापा को बोला कि यस मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। देन ऑल्सो ये साइड की चलो पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर। उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी बोला, तो तब तक पापा हथियार डाल चुके। तो उसके बाद आई जॉइन सर्विसेज। डॉक्टर इसकी जर्नी भी एक अलग है। आई हैव बीन वेरी क्लोज टू माय ग्रैंड पेरेंट्स, और मुझे लगता है जब मैं बड़ा हो रहा था ना तभी से मेरे दादाजी मुझे कहते थे कि बेटा क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। सो बाय द टाइम मैं 10th क्लास में पहुंचा तो उसके बाद 11th में यू नीड टू चूज योर सब्जेक्ट्स, आपको बायो लेना है नहीं लेना। बट आई हैड नो आइडिया, तो वो दिमाग में शायद इतना भर चुका था कि मेरे लिए सिर्फ एक ही प्रोफेशन तो डॉक्टर ही थी। तो मतलब उसके बाद मैंने सिर्फ बायो लिया एंड देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर दैट। आई डोंट नो कैसे वो आगे हम क्या, बट देन यस पीडियाट्रिशियन पर से यस आई वाज वेरी कीन टू जॉइन मेडिसिन, but then my mentor told me कि go for pediatrics. Pediatrics would be having a specialty in your hand, a little more opportunities जहाँ पे अभी सुपर स्पेशलिटी की इतना जरूरत नहीं रहेगी। फुल सोल पीडियाट्रिक्स पूरा रह सकते हो with a lot of opportunities towards intensive care. So yes, I'm really happy. What are the general misconceptions that parents generally have about their child's health? क्या बड़ा मिसकंसेप्शन है? बेसिकली मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, ये बोलते हैं कि whenever I try to pick up some micronutrient deficiencies or any growth altering, तो सबसे पहले दिमाग आता है नहीं डॉक्टर साहब बच्चा ना एक्टिविटी खेल कूद तो बहुत बढ़िया करता है, सारे दिन की एक्टिविटी सब कुछ अच्छी कर रहा। आपके माध्यम से मैं ये सबको बताना चाहूंगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है रिडक्टिव अडेप्टेशन का। मेरे को अगर 1 रोटी दिन की मिलेगी ना तो कुछ दिनों में मेरी बॉडी एक ही होती माँ, उसे रिडक्टिव अडेप्टेशन भी आता है ना। अगर आपको मन करता है ना कि दोपहर को आप 3 रोटी खाएं, आपने अगर 10 दिन से 3 रोटी खाने का कर रखा है और एक दिन 1 ही रोटी मिले तो आपको भूख लगेगी, राइट। बट अगर मैं 1 ही खाता हूँ तो मुझे वो 1 के बाद शांति मिल जाती है, मुझे भूख नहीं लगती है।
अब आपके मेरे लिए भी आर एडल्ट्स, तो हम डेली की जो एनर्जी है ना वो यूटिलाइज करते हैं डेली की एक्टिविटीज के लिए, करेक्ट, सो दैट इज ओके. बट व्हेन वी टॉक ऑफ पीडियाट्रिक एज, देयर आर टू थिंग्स व्हिच नीड्स एनर्जी. एक आपकी डेली एक्टिविटीज है, एक आपकी ग्रोथ है, करेक्ट. तो जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसमें भी एनर्जी चाहिए. अब जब हम डेली एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी मिल रही है और हम करते चले जा रहे हैं तो बॉडी रिडक्टिव एडेप्टेशन में चली जाती है. फिर वो आपके स्टोर्ड एनर्जी को भी यूज करने लगती है फॉर योर डेली एक्टिविटीज. बट वहीं आपकी जो एनर्जी ग्रोथ के लिए चाहिए थी उसकी यूटिलाइजेशन ही नहीं है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो रिड्यूस कर चुकी है, अपना मेटाबॉलिज्म कम कर चुकी है. तो अब अगर मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो भी उसके लिए एनर्जी चाहिए. इतना तो बच्चा खा ही ले रहा है कि उसको डेली एक्टिविटी करनी पड़े. तो प्लीज स्टार्ट पिकिंग अप अर्लियर क्यूज, जिससे हमें पता लगे कि हम मालन्यूट्रिशन की तरफ बढ़ना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की तरफ बढ़ना है, रादर देन जस्ट थिंकिंग कि हाँ ठीक ही तो है, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा, अगर वजन कम भी है तो कम ही होगा, ऐसा ही होगा. नहीं, प्लीज गेट इट टेस्टेड. और इसके लिए बहुत आसान स्क्रीनिंग टूल्स हैं जो हम आगे बात कर सकते हैं. कोई पेरेंट्स होंगे बहुत ही एंशियस होंगे, हाउ डू यू डील विद एंशियस पेरेंट्स? बहुत मुश्किल होता है. स्पेसिफिकली एंशियस पेरेंट्स को सबसे, वो कहते हैं ना कि एक खाली स्लेट के ऊपर लिखना बहुत आसान है. नहीं, एक भरी हुई स्लेट को पहले मिटाना और उसके ऊपर लिखना, वो इम्प्रेक्स जो है वो बहुत मुश्किल से छूटते हैं. सो डेफिनेटली कुछ समय तो लगता है ये समझाने में कि यस, अगर किसी को ब्रेक भी किया कि नहीं ये कमी है बच्चे में, तो ज्यादातर पेरेंट्स तो ऐसे चिंता में हो जाते हैं कि उसके बाद उनको वैसे ही ब्लैकआउट हो जाता है, कुछ ना समझ आता. सो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग जो है, सॉफ्ट स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हमारे प्रोफेशन में. उनको समझा पाना कि ये जो चीजें पिकअप हो रही हैं, ये अगर अर्ली पिकअप हो रही हैं तो कितना आसान है इनको पूरा कर लेना. इसके साथ हम क्या क्या चेंजेस 3 मंथ्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जब हम गोल मीडिएटेड थेरेपीज करने लगते हैं, जब हम बताने लगते हैं हम 3 महीने में ये चीजें चेंजेस देख पाएंगे या हम इन चीजों को देखना चाहेंगे, तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि यस वी आर फॉलोइंग अ पाथ, वी हैव अ डेस्टिनेशन टू रीच, और वो एंजाइटी को थोड़ा सा कम कर देता है जब हम उस गोल को बार बार फोकस करते हैं. राइट. एवरी पेरेंट must be coming with their own unique problems. तो वो न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादातर पेरेंट्स जो है वो, अगर तो देखिए मैं 2 मासेस को डील करता हूँ. एक मैं दून हॉस्पिटल में डील करता हूँ जहाँ पे रियली मतलब अगर हम देखें तो अक्रॉस द पॉवर्टी लाइन बच्चे आते हैं. वहीं जब हम ओपीडीज में, प्राइवेट ओपीडीज में बैठते हैं, वहाँ पे डिसेंट इकोनॉमिक स्केल से पेरेंट्स अपने हैं. दोनों की अपनी अपनी चिंता है. जो प्राइवेट ओपीडीज की बात करें वहां पे ओवरटली एंशियस पेशेंट पेरेंट्स होंगे जो आपको चिंता में रहेंगे न्यूट्रिशन को लेके और सब कुछ. सो डेफिनेटली एक चैलेंज रहता है अलग तरीके से डील करने का. डेफिनेटली बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है, एक एक पेशेंट को ज्यादा टाइम दे के ये बताना पड़ता है कि वॉट एवर स्टेप्स यू आर डूइंग वो हम किस लिए कर रहे हैं और क्या करना है. वहीं ऑन दी कॉन्ट्रेरी जब हम गवर्नमेंट सेटअप्स की बात करते हैं जहाँ पे लोड इतना ज्यादा है, वहां पे मैंने देखा है कि गॉड बैलेंस भी करता है. सो एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी होती हैं कि हाँ बस हमें दवाई मिल जाए और डॉक्टर सही मिल जाए और उसके बाद जो है वो चलता रहेगा. शांत कैसे करना है दैट इज रादर स्किल, और मुझे लगता है कि दैट इज वेरी सब्जेक्टिव ऑल्सो. कोई पेरेंट किसी चीज से ज्यादा परेशान होगा, कोई किसी चीज से ज्यादा परेशान होगा. सो एज टू चेकअप की हाँ क्या इशू है, किस तरीके से उसको बताया जा सकता है. बट एंड ऑफ द डे अगर ये किसी को समझा दिया जाए, किसी पेरेंट्स को ये बता दिया जाए कि ये गोल ये है, तरीका ये है, हम इस तरीके से करने वाले हैं, तो आई बिलीव अगर इसके बावजूद भी कोई नहीं समझ रहा है, ही इज मोर इग्नोरेंट टुवर्ड्स द फर्दर प्रोसेस. जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं एंड यू नो इतना एनर्जी होता है उनमें, एंड कहीं ना कहीं वो निकालते भी हैं बाय प्लेइंग, रनिंग अराउंड, व्हाटएवर जो भी है, कई बार हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं. सो आपके अकॉर्डिंग व्हाट आर द टॉप 3-4 हेल्थ इश्यूज प्रेवलेंट इन चिल्ड्रन? देखिए जनरल हेल्थ इश्यूज की बात करें तो वायरल इन्फेक्शंस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेल्थ इशू. बच्चे हमारी तरह डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते. आज आप और मैं आराम से बात कर रहे हैं, इतनी दूर बैठे हैं, बच्चे गर्दन में हाथ डाल डाल के बोलते हैं. तो यू वुड सी ऑल द किड्स कैचिंग वायरल इन्फेक्शंस वेरी इजीली. मैं इस पॉडकास्ट से सारे ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि इनिशियल 2-3 साल में बच्चे को बार बार अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे हैं, सर्दी जुकाम हो रहे हैं, हम लीस्ट चिंता मत कीजिए. ऐसा मत सोचिए मेरे बच्चे की इम्यूनिटी कम है. नहीं, इम्यूनिटी कम होने से वायरल इन्फेक्शंस, अपर रेस्पिरेटरी, सर्दी जुकाम जैसे इन्फेक्शंस नहीं होते हैं. इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं. तो हाँ, अच्छा खिलाएं, ठीक है, डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें,
ठंडा गर्म ना होने दें। बट देन ये मत सोचिए कि वायरल इन्फेक्शन हो जा रहा है तो बच्चे की इम्यूनिटी कम। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है। सेकेंड इशू जो हमारे पास में आ रहा है स्पेसिफिकली उत्तराखंड रीजन में, दैट इज मोर ऑफ एलर्जीज। यहाँ पे ना एक तो क्लाइमेट में डिफरेंस बहुत ज्यादा। आप डायरनल वेरिएशन ही देखोगे तो एक समय पे एकदम धूप हो गई, गर्म हो गया और फिर एकदम से ठंडा हो गया। करेक्ट। तो दीज चेंजेस इन टेम्परेचर्स, पोलन्स, ये सब ट्रिगर्स की तरह काम करते हैं। तो इस टेरेन में ना बहुत ज्यादा एलर्जीज। एजेंडा इज डिनायल। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे ऐसे हैं जिनको ये समझाना पड़ता है कि यस दिस हैज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है, और जब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बता दो तो वो डिनायल रहता है कि नहीं बच्चे ने कैसे हो सकता। तो आई बिलीव हम इस चीज को समझें। अगर बच्चे को बार बार छींके, खांसी, जुकाम इस तरीके से होने लग रहा है तो एक जेनेटिक पोटेंशियल हो सकता है उसको एलर्जी प्रीडिस्पोजिशन। ये रेकरेंस, अगर रेकरेंस में वो रहता है, अगर रेकरेंस में हो रहा है, अगर डायरनल वेरिएशन ज्यादा हुई है, चेनिंग सीजन्स में ज्यादा हो रहा है, और ये मैनिफेस्टेशन सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ सर्दी जुकाम से हो, या फिर ये जरूरी नहीं है कि छाती में सीटियां बज रही हैं तभी एलर्जी है। ये मैं एक ज्यादा खुजली होना, ज्यादा छींके होना, ये सारी चीजें भी हो सकता। तीसरा मैं डेफिनेटली कहूंगा, अगर हम डेटा की भी बात करें, हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो कहता है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे 66% 5 साल तक 6 महीने के बाद से देखे तो वो एनीमिक है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी। क्या रीजन है उस चीज का? क्या रीजन है? हमारी डाइटरी डिजायर। अच्छा, अगर हम ये देखें तो मोर देन 80% ऑफ द केसेस जो अनीमिया की मैं बात कर रहा हूँ 6 मंथ से 5 years तक, दे आर डेफिशिएंट ईदर आयरन और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। और ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। तो अगर ये न्यूट्रिएंट्स कम होने लगे तो हम एक तरफ बात करते हैं, हम उत्तराखंडी, हमारा मोटा अनाज सबसे बहुत बढ़िया, हमें सब कुछ पता। करेक्ट। बट द प्रॉब्लम इज नॉट कि हम वो उगा नहीं रहे, द प्रॉब्लम इज कि एक्चुअली पहाड़ में चले जाइए, अवेयरनेस ही नहीं कि ये अवेयरनेस ड्राइव की तरह यूज किया जाए। इन्हें बताया जाए कि वो जो हमारे अनाज जो हम पुराने यूज किया करते थे, जिसे हम बदल के अब वापस ना फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स ना, और उसका आयरन कंटेंट भी बहुत है। तो थर्ड थिंग जो है वो है अनीमिया को लेकर चलेगा। अच्छा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कह रहा हूं कि 66% बच्चे, इट इज वेरी ह्यूज फिगर, और ये मेरा डेटा नहीं है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5 उसका डेटा, राइट, जो 2019 से 21 के बीच में किया गया, वो कह रहा है कि 66% बच्चे 5 साल के नीचे 6 महीने रोक कर अगर देखे रहा उन तो अनियमित उत्तराखंड चाहिए। तो ये इट इज हाई टाइम जब हमें स्टेप्स लेने चाहिए। गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। गवर्नमेंट देखे तो एक अनीमिया मुक्त भारत चल रहा है मोदी जी का, उसमें स्पेशली आयरन की फोर्टिफिकेशन की जा रही है। आपके ना स्कूल्स में मिड डे मील प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, वहाँ पे आयरन रिच फूड सप्लाई किया जा रहा है, टी मॉमिंग की जा रही है, कीड़े बांधने की हर 6 महीने पे हर स्कूल दवाई दे रहा है, इंश्योर कर रहा है कि बच्चे ले लें। उसमें भी कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब वो दवा दी थी हमने घर पे रख ली है, क्या हमें लेनी चाहिए? तो इतना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि सरकारी दवा एक मिली है, पता नहीं हमें लेनी भी चाहिए नहीं, कर सके नहीं, हर 6 महीने पे कीड़े मारने की दवा लेनी चाहिए। हेलमिंथिक इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से आयरन अब्सॉर्ब नहीं होता है, बच्चे को अनीमिया हो सकता है। तो डेफिनेटली हर 6 महीने पे अगर हम कीड़े मारने की दवा ले लें तो बहुत सारे, तो अनीमिया का बचाव तो हो ही रहा है। साथ ही साथ काफी आपने केसेस देखे होंगे जिसमें सुना होगा जवान में कीड़ा चला गया या लिवर में कीड़ा चला गया। हम हर 6 महीने पे ये एक गोली खा के हम इस चीज से भी बचाव कर सकते हैं। तो प्लीज इससे डरिए मत। 2 साल से बड़े हर बच्चे को हर 6 महीने में एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम खाने चाहिए। हाइजीन का भी इसमें वो रोल प्ले हो सकता है कि अगर बच्चे हाइजीन ना मेंटेन करें उनको इन्फेक्शन वगैरह, इज दैट आल्सो अ पॉसिबिलिटी? किसी भी इन्फेक्शन के होने से किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में कमी रख सकती है, पर से हाइजीन की वजह से अनीमिया हो रहा है नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूंगा। आप दूसरी तरफ से अगर पकड़ेंगे तो यस, जब आयरन डेफिशिएंसी होने लगती है तो बच्चों की रुचि नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस में होने लगती है। आपने सुना होगा कि बच्चा मेरा मिट्टी बहुत खाता है, ये तो ना या जो इस सफेदी गिरती है इसको खुरच खुरच के एक साथ बहुत मजा कर, चौक बहुत खाता है। तो इस प्रोसेस को हम पाइका कहते हैं। पाइका जो है हमारा इंटरेस्ट है टुवर्ड्स नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, ठीक है। ये आयरन की डेफिशिएंसी से बहुत ज्यादा देखा गया।
तो हो सकता है हम ये आम भाषा में सुनते 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 हम उस तरफ चले गए कि हम उसको हाइजीन से ढूंढने लगे, बट पर से नॉन हाइजीनिक तरीकों से इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ेंगे। एंड डेफिनेटली अगर बच्चा बीमार है तो एक तो कम खाएगा भी, और दूसरा जो खाएगा वो एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हो पाएगा। तो अगर हम देखें तो हाँ, हम इनडायरेक्टली लिंक जरूर कर सकते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं, when they're infants like 0 to 5 के एज ग्रुप में बोल रहा हूँ, वैक्सीनेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन वैक्सीनेशन, और किस किस चीज की वैक्सीनेशंस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या कुछ मिसकंसेप्शंस है या कुछ पैरेंटल कंसर्न्स होते हैं विद रिगार्ड्स टू वैक्सीनेशन? बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे आज। ठीक है, थैंक यू। देखिए ऐसा है कि जब हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करते हैं ना, तो वो जो वैक्सीन्स हैं वो हमारी वैक्सीन्स बहुत अच्छी हैं, जो सरकारी टीके लग रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बट वो वैक्सीनेशन क्यों लाया गया? वो वैक्सीन हमारे देश के ऊपर अंडर 5 मोर्टेलिटी, मतलब 5 साल के नीचे इन्फेक्शन से बच्चे ज्यादा मरे नहीं, उस बर्डन को कम करने के लिए लाया गया। 5 साल से नीचे बच्चे ज्यादा बीमार ना हो और अस्पताल भरे नहीं, उस बर्डन को कम करने के लिए। तो क्या वो वैक्सीन पर्याप्त था या हमें और वैक्सीन लेनी चाहिए? एक बहुत बड़ा मिथ है पेरेंट्स के मन में कि सरकारी जो टीके लगते हैं ना, बस वही अच्छे होते हैं, बाकी तो सब धांधली है। प्लीज मैं आज इसके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर अपना चुने, तसल्ली करें, पर प्लीज वैक्सीन को धांधली नहीं समझे। ठीक है, आप रेट पता कर सकते हैं, कोई सस्ता लगा रहा है उससे लगवा सकते हैं, पर ये धांधली नहीं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने स्केड्यूल दिया है, कुछ वैक्सीन उसमें ऑप्शनल कही गई हैं, कुछ वैक्सीन उसमें स्पेशल कंसिडरेशंस में देनी चाहिए थी। आपको जरूरी नहीं है कि स्पेशल कंसिडरेशंस वाली वैक्सीन नॉर्मल बच्चे में लगा, ठीक, बट यस बाकी की जो मैंडेटरी वैक्सीन है जो गवर्नमेंट में नहीं मिल रही है, एटलीस्ट उतनी वैक्सीन जाके प्राइवेट से ले ली। 6 वीक्स 10 वीक्स 14 वीक्स पे बात करेंगे तो सरकार आपको टीका देती है। फिर आप 6 से 9 महीने के बीच में बात करेंगे तो एक टाइफाइड का टीका लगता है जो बहुत अच्छा है, आजीवन काल में एक ही टीका लगाता है, बट सरकार नहीं दे सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना, जिस डिजीज का बहुत बर्डन नहीं हुआ है, जिस डिजीज का एपिडेमिक नहीं हुआ है, वो गवर्नमेंट करोड़ों रुपया या पता नहीं कितने करोड़ रुपया खर्च के वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती। बट अगर हम वो लगाने में सक्षम है, अगर हम उस टीके को एपिडेमिक के बिना भी लगा पा रहे हैं, तो हम उसके दुष्प्रभावों से बच पाए। तो हमें डेफिनेटली वैक्सीन लेनी चाहिए। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपने वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने की, बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं ना, हेपेटाइटिस ए भी इंक्लूड कर लिया जाए, टाइफाइड भी इंक्लूड कर लिया जाए। आगे आजकल आपने सुना होगा कि यस जो 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीके को इनकॉर्पोरेट करने की बहुत बड़ी ड्राइव चल रही है, बट एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो अगर सोचिए गवर्नमेंट भी अब ड्राइव चला रही है, अगर आगे बढ़ रही है उस चीज को ढूंढने के लिए, तो वो यही है तो डिजीज का बर्डन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आज अगर वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं भी है तो हम इस इंतजार में तो नहीं बैठ सकते ना कि जब गवर्नमेंट उसको इनकॉर्पोरेट कर लेगी तब हम लगाएंगे। तो यस वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कुछ ऑप्शनल वैक्सीन है जो सब पेरेंट्स अपने जेब को देखते हुए लगा सकते हैं, पर उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आपकी जेब अलाउ नहीं करती है तो उसे मिस कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। कुछ स्पेशल कंसिडरेशन जैसी वैक्सीन है कि है ना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ कि ये टीके जरूर लगाना चाहिए, कोई बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ तो ये टीके जरूर लगाना चाहिए। वो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगर कोई स्पेशल कंसिडरेशन वाला और बच्चे सही हैं और नहीं जरूरत है तो उसे छोड़ सकते हैं। बट जो मैंडेटरी वैक्सीन है जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बताई है उन्हें पक्का लगाना चाहिए। राइट, आप चाहेंगे तो मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ जी उनको, ठीक है। सो आप 6, 10, 14 वीक्स पे देखिए डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसके अलावा रोटा वायरस, इंजेक्टेबल पोलियो वायरस, ये सब देर होता है, ठीक है। 6 हफ्ते मतलब 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने ये चीजें बेनी होगी। फिर 6 महीने में एक फ्लू का टीका आता है, ठीक है। फ्लू का टीका जो है वो नॉर्मल कॉमन कोल्ड से बचाव नहीं देता, और अगर देखें तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पक्का बचाव देता। ऑप्शनल इसीलिए है, एक तो उसकी एफिकेसी 1 साल तक रहती है, हर साल नया स्ट्रेन आता है, नया टीका लगता है, राइट, ठीक है। और दूसरा
डेफिनेटली सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का इंसिडेंस बहुत ज्यादा नहीं है, मगर कॉमन कोल्ड से बचाव नहीं दे रहा है तो वो टीका जो है वो बस अभी नहीं है। वही टाइफाइड का टीका 6 से 9 महीने के बीच में लगता है। पहले साल में 2 टीके लगाए जाते हैं फ्लू के, एक 6 महीने पे, एक 7 महीने पे। 9 महीने पे सरकार आपको MR देती है जिसमें मीजल्स और रूबेला है। आप प्राइवेट लगवाते हैं तो मीजल्स, मम्स और रूबेला का कॉम्बिनेशन वैक्सीन लग सकता है। राइट, इसमें जो आप हप्पू कहते हैं, जो यहाँ से मोटा हो जाता है, नैरो से डिलाइट की स्वेलिंग होती है, मम्स, वो भी कवर हो जाता है। फिर 1 साल पे हेपेटाइटिस ए का टीका लगता है, वो भी सरकार नहीं दे पा रही है अभी। काफी ज्यादा प्लान्स में है कि आगे आने वाले समय में शायद आई नो उसके 2 डोजेस लगते हैं, एक 1 साल पे लगता है, एक 1.5 साल पे लगता है। पर उसकी खासियत यह है कि मान लीजिए अगर आपने 1 साल में वो टीका नहीं लगाया तो चिंता ना करें, मैं भी चाहूँ आज वो टीका लगाना तो 6 महीने के गैप पे 2 डोजेस ले सकता हूँ। ठीक है, तो उसका एज लिमिट इस तरीके से नहीं है। उसी के आगे 15 महीने पे देखेंगे तो चिकन पॉक्स का टीका लगता है। ठीक है, उसी का सेकेंड डोज जो है वो 18 महीने पे लगता है। 15 महीने पे देखेंगे तो MMR का सेकेंड डोज लगता है। और वही एक न्यूमोकोकल वैक्सीन जो 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पे लगाया था, उसका बूस्टर लगता। ठीक है, उसके अलावा फिर 1.5 साल की बात आ जाती है तो 1.5 साल पे सभी बूस्टर लगते हैं। 1 साल पे हेपेटाइटिस ए लगाया था, उसका बूस्टर लगेगा। 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पे जो टीके लगाए थे उसके बूस्टर लगेंगे। तो DTT और वो सब कुछ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वहां भी आ जाता है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन दोबारा लगाया जाता है वहां पे। इसके अलावा चिकन पॉक्स का सेकेंड डोज भी लगाया जाता है। फिर हमारे हर साल अगर फ्लू का टीका लगवाना चाहते हैं तो लगवाते रहें, और 5 साल पे फिर दोबारा से बूस्टर्स की बारी आ जाती है। तो 5 साल तक का वैक्सीनेशन यहाँ पे हर कोई लगवाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? 10 साल। 10 साल तक बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बाप सुस्त हो जाते हैं, और जो बूस्टर होता है वो लगाते नहीं, जो नहीं लगवाते हैं। मतलब मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो जो नवजात शिशु से आना शुरू होता है क्लिनिक में, वो एकदम टच 5 साल तक फॉलो करता है। और 5 साल के बाद इतने ज्यादा ड्रॉप आउट्स देखे रहे हैं वैक्सीनेशन के, डिले हो जाते हैं। ढीले हो जाते हैं। दूसरा, याद नहीं रहता है ना। कार्ड 5 साल तक बना था, वो देखते रहे, 5 साल तक ग्रोथ चार्ट भी चिपका हुआ था उसके पीछे, तो बच्चे की ग्रोथ भी कंपेयर करते हैं। 5 साल के बाद बच्चा बड़ा हो गया, मस्त हो गया, पढ़ाई करने लगा, और उसके बाद वो कार्ड जो है वो कहीं दबा पड़ा रहने हो। तो वही, जब जागरूकता नहीं है कि 10 साल में लगाना है तो फिर टिका भी नहीं। तो ऐसे तो काफी लोग ही होते होंगे कि मतलब पूरे 10 साल तक कंटिन्यूसली उनको याद भी रहे, फॉलो अप्स करें या जो भी। एंड प्रीटी श्योर जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो ड्रॉप आउट्स की बात कर रहे हैं 10 साल तक तो कौन ही, बहुत ही कम लोग होंगे। मैं आपको वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि वो पेरेंट्स जो 5 साल तक बिल्कुल रेगुलर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनमें से भी ड्रॉप आउट्स करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके डीएच में कमी नहीं लगा, तो ओनली थिंग इज दैट यस, अब वो ठंडे बस्ते में चला गया है। अब वो यार प्रायोरिटी नहीं रही। यस, वो तब प्रायोरिटी आता है जब आप वापस पीडियाट्रिशियन को विजिट करते हैं 11 साल पे किसी और तकलीफ के लिए, और वो फोल्डर में एकदम से दिखता है कि अरे ये तो ठीक है, याद ही नहीं था। तो तब वो 10 साल का 11 साल पे लगता है, 12 साल पे लगता है, कभी कभी मिस हो जाता है उस टाइम। तो हमें वैक्सीनेशन को बहुत जरूरी समझना चाहिए। छोटा सा टीका लगा के हम उस एक बड़ी आने वाली बीमारी, बड़े आने वाले खंजों से बचाव कर सकते हैं, जानलेवा बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। तो हमें डेफिनेटली वैक्सीन्स के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फिजूल है। वैक्सीन्स के लिए बहुत सारे मिथ ये भी देखे गए हैं कि वैक्सीन लगाई तो कोई मिसहैप हो गया, वैक्सीन लगाई तो एलर्जी हो गई। देखिए, किसी भी चीज के साइड इफेक्ट्स, बट ट्रस्ट मी, जब हम वैक्सीन्स देते हैं तो लार्जर पॉपुलेशन पे टेस्टेड। करेक्ट। अब कोई एक वैक्सीन किसी पर्सन में रिएक्ट कर दे तो उसके एंटीडोट्स हैं हमारे पास। कुछ 6, 10, 14 वीक्स पे ऐसी वैक्सीन हैं जिनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं ऐसे कि वो रिएक्ट कर गई, बट उनके लिए आगे नियमितताएं हैं कि किस तरीके से लगाएं। हर बच्चे को वैक्सीन लेना उसका अधिकार है, प्लीज उससे उसका अधिकार नहीं सीख। जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो कुछ चेंजेस भी होते हैं उसमें, डेवलपमेंटल चीजें वो भी हिंड्रेंस आ जाती हैं। तो व्हाट आर द अर्ली साइंस? अर्ली साइंस क्या होते हैं कि अगर एक बच्चे को डेवलपमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, व्हाट आर द साइंस दैट अ पेरेंट कैन पिक अप फॉर? जब हम डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं, काफी सारे पेरेंट्स आते हैं
जो स्क्रीन टाइम से बहुत परेशान है, जो बच्चे की शैतानियों से या किसी बिहेवियर से बहुत परेशान है, जिनको उन्होंने नजरअंदाज किया पहले 2 साल का, तो वो समझ लीजिए कि जब 2 साल में नजरअंदाज किया है तो उसको अगले 3 साल तक ठीक करना बहुत ही मुश्किल आ रही है। क्योंकि 2 to 5 years ऑफ एज ग्रुप जो है ना, वो एक ऐसा एज ग्रुप है जब बच्चा को इंडिपेंडेंट समझ नहीं आता। देखिए 2 एज ग्रुप्स होते हैं, एक हम सबको याद रहता है ना, एडोलेसेंट एज, हम सब की मेमोरीज में होता है जब हम नया नया ये सोचते हैं कि अब हमें क्या जरूरत है माँ बाप की, है ना, अब हम इंडिपेंडेंट हो हैं, तब हमारे हार्मोन्स हमें बढ़ चढ़ के क्यूबिटी 8 कर गए, इसके बाद आप शरीर। बट वो जो 2 से 5 साल वाला टाइम होता है ना, वो मैं याद नहीं रखता, वो मेमोरी में नहीं रहता टाइप, वो भी एक ऐसा ही टाइप है। सोच के एक बच्चा जो अभी तक चल नहीं पा रहा था खुद से, जो बच्चा अभी तक कपड़े खुद से नहीं बदल पा रहा था, जो बच्चा सुसु आ रहा था तो उसे पता ही नहीं लग रहा था वो निकल जा रहा था या वो नहीं था, अब 2 साल पे वो टॉयलेट ट्रेन हो गया, 2 साल के बाद को खुद से कपड़े उतारना शुरू हो गया, कुछ पहनना शुरू हो गया, जूते खुद से पहनने लग गया थोड़ा थोड़ा। अब एक डिल्यूजन आता है 2 से 5 साल के बीच में, अच्छा यस अब मुझे कोई जरूरत नहीं, नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, है ना। तो वो जब आता है तो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं बच्चा, उस समय पे भी बच्चे को समझा पा रहा बहुत मुश्किल है। और फिर पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैंडेटरी एनफोर्समेंट, है ना, नो ये नहीं करना, नो 24 घंटे वो बच्चा नो 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 सोचो पक चुका होता। अब बोलते रहो नो, है ना, इस पे भी नो बोला, इस पे भी नो बोला, इस पे भी नो बोला, अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर वो जो क्रूशियल चीजें होती है जिन पे उसको आपको नो सुनना चाहिए, तो बच्चा है वो नादान है, उसे नहीं समझ आता है कि ये वो चीज अभी हमें सुननी भी चाहिए, तो वो एक जनरलाइज्ड नो जो होता है ये सुनना था, ठीक है। और उसके बाद वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कभी काम किया। जबकि मैं सभी मेरे पास आने वाले पेरेंट्स को ये बताता हूं कि प्लीज ट्राई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, प्लीज ट्राई डिस्ट्रैक्शन। आपको कोई चीज बच्चे से नहीं करवानी है तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्यूज फैमिली में पार्टनरशिप रखिए, बना के रखिए, है ना, कि मम्मी ने पापा को आंख मारी, पापा एक बढ़िया सा डिस्ट्रैक्टिंग कोई सामान जो खुद सोच के रखा था कि यहाँ पे उठाऊंगा ले आए, जैसे डिस्ट्रैक्शन हुआ जो बच्चा वो बड़बड़ कर रहा था उससे उसे दूर कर दिया। तो ऐसे में जब हम उस हैबिट को डेवलप करते जाते हैं तो हम बार बार बच्चे को ना भी नहीं करते हैं, हम उन चीजों को बचा भी देते हैं। और जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होगा और समझदार होगा तो वो चीजें गलत हैं उसे ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। पर वही अगर हम शुरुआत से नो करके उसके दिमाग में डाल देंगे कि ये तो नो करते ही रहते हैं, तो फिर जब वो बड़ा होगा तो उसको समझाने में भी बहुत ज्यादा तंबीकें आने पड़ेगी। तो प्लीज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ना करें बच्चों में, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से काम करें, या फिर बिहेवियरल चेंजेस जैसे हम डिस्ट्रैक्शंस का यूज करके बच्चे को थोड़ा सा डिविएट करने की कोशिश करें। राइट, वो ऐसी क्या डेवलपमेंटल इश्यूज में अगर कोई किसी बच्चे में डेवलपमेंटल इश्यूज हैं तो व्हाट आर दोज रेड फ्लैग्स दैट अ पेरेंट कैन असेस कि हाँ ये इशू है, इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। सो देखिए, एक तो मैं आपको ये बोलूं कि जैसे मैंने इतनी देर बोला डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स के लिए, तो आपको कोई भी इशू आ रहा है ना, प्लीज गो एंड टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन। आपको बिहेवियरल पीडियाट्रिक्स को लेके भी बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती हैं कि आपको आगे कैसे पेरेंटिंग करनी। गूगल पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, नहीं समझ में आता क्या सही है क्या गलत। करेक्ट, ठीक है। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि ये मत सोचिए कि ये मुझे डॉक्टर से पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन ये है कि अब हम समझ गए कि हाँ सारी चीजें पीडियाट्रिशियन से पूछ लेनी चाहिए, बट एटलीस्ट आप हमें वो बता दीजिए कि कौन सी तुरंत पूछनी चाहिए। तो यस, आजकल अगर हम बात करें विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, विद द चेंजिंग एक्सपोजर्स, द केसेस ऑफ ऑटिज्म आर इंक्रीजिंग। ऑटिज्म, यस, रीजन बी देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ बिहेवियरल इशू वर्सेस द ऑटिस्टिक बिहेवियर। ठीक है, अब है क्या कि बच्चा थोड़ा सा वायलेंट होने लगा बिकॉज ऑफ यू आर नॉट फुलफिलिंग हिज रिक्वायरमेंट्स, ही वांट्स स्क्रीन, यू आर डिनाइंग, ठीक है, इट इज गेटिंग इनटू हिज बिहेवियर एंड ही इज बीइंग बाइंग। अब क्या है, गूगल देवता उन्होंने क्या किया है कि बता दिया है सबको कि ऑटिज्म नाम की कोई चीज है, ठीक है। सो पेरेंट्स स्टार्ट कोरिलेटिंग दैट, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट सीइंग योर ओपीडीज यू सी वेरियस ओवरलैप्स। तो मैं आपको बस यही कहूंगा कि अगर बच्चा वायलेंट बिहेवियर में है, अगर बच्चा नॉट इंटरेस्टेड इन सराउंडिंग, अगर बच्चा बाकी बच्चों के साथ खुश नहीं है, सिर्फ अपने ही खुश है,
अगर बच्चा सोशल गैदरिंग्स में भी आपको अकेले बैठा दिखता है तो प्लीज सीक एडवाइस। 100% आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाइए। काफी सारे स्क्रीनिंग टूल्स हैं जिसमें आपको क्वेश्चनियर्स दिए जा सकते हैं। उन क्वेश्चनियर्स की मार्किंग है, 0, 1, 2 स्कोरिंग सिस्टम है। उन स्कोर से हम ये असेस कर सकते हैं कि यस योर बच्चा इज एट रिस्क ऑफ सम इशू, राइट। प्लीज इसको सिर्फ ये सोच के कि हाँ ये तकलीफ आ रही है तो ये ऑटिज्म ही होगा, या ये तकलीफ आ रही है तो कोई डेवलपमेंटल या बिहेवियर डिसऑर्डर ही होगा, प्लीज ये सब ना सोचें। सब ना अपनी परेशानी आउटसोर्स कर देते हैं, स्पेशली विद पेरेंट्स, जो मैंने देखा है। बच्चा ज़्यादा परेशान कर रहा है तो मोबाइल या टैबलेट उसके सामने रख दिया। इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडमिसिबल और एडवाइजेबल स्क्रीन टाइम दैट अ चाइल्ड कैन हैव? वो कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? पहले 2 साल बिल्कुल भी। अच्छा, बिल्कुल भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को ही बोलूंगा प्लीज वीडियो कॉल करना बंद करें। अब सब न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, ठीक है, नए नए माँ बाप बने, बच्चा यहाँ पे एक तरफ दादा दादी परेशान है, एक तरफ नाना नानी परेशान, सबको सही है बच्चा क्या करवा रहा है दिमाग की। व्हाट इज द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन? करेक्ट, प्लीज वो अच्छा, हम सब उस समय से हैं जब ये फोन नहीं होता सर, ठीक है, हम अच्छे से खेलते कूदते। आज उस स्क्रीन की लाइट चमकती हुई बच्चे को पसंद आती है, मतलब ठीक है, कल वो लाइट से निकलती हुई आवाज पसंद आती है तो ठीक है, परसों उसको इंटरेस्ट जानता है कि मुझे उसके अंदर देखना है, ठीक है। एंड देन यू कैन नॉट प्रिवेंट स्क्रीन टाइम, आप नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, ये नाकाम कोशिशें करना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि ठीक है हम तो देते नहीं थे जी, खुद लेने लग गया, बिकॉज यू आर डूइंग दैट थिंग, ठीक है, आप उसके सामने वीडियो कॉल कर रहे थे। सेकेंडली, उसको खिलाने के लिए स्क्रीन तक ऑन करनी चाहिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है, खिलाइए उसको, खेल कूद में डिस्ट्रैक्शन फीडिंग, ओके, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन फीडिंग नहीं होती थी, हमारे साथ भी होती थी और वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो वही एडमिसिबल लिमिट कौन सी है सर? 2 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। पर आज का करिकुलम ऐसा बन गया है कि आप प्ले ग्रुप्स की भी जब बातें करते हैं तो आपको जूम कॉल्स पे आना है, या ठीक है, आप स्कूल्स की बातें करते हैं तो पेरेंट टीचर मीटिंग भी जूम कॉल्स पे होने होते हैं, ठीक है। सो आपको बहुत सारे असाइनमेंट स्क्रीन पे दिए जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो स्क्रीन टाइम है, इसको अगर हम दिन का टॉडलर एज ग्रुप की बात करें, हम 5 साल तक की बात करें, 3 साल तक की बात करें, तो दिन का 15 से 20 मिनट रखना वुड बी ओके। इसके बाद अगर आपको एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप प्लीज स्क्रीन टाइम को तोड़िए। आप स्क्रीन टाइम को एट अ स्ट्रेच 15 to 20 मिनट से ऊपर मत निकल लें, ठीक है, ठीक है, और दिन में 2 से 3 बार से ज्यादा मत पिए। बच्चे जब ग्रोथ हो रहे होते हैं तो कभी कभार उनको स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह भी हो जाती है। एट दैट पॉइंट इन टाइम, जैसे अभी वी वर टॉकिंग, अभी आपने बात करी कि वायलेंट बिहेवियर हो जाता है, नॉन होता है, कभी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। एट दैट पॉइंट इन टाइम इज इट वरीसम फॉर पेरेंट्स, या उनको क्या करना चाहिए? व्हाट एडवाइस वुड यू हैव फॉर पेरेंट्स अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब बहुत ही स्ट्रेस में हो गया, एंजाइटी हो रही है, छोटे बच्चों को भी हो रही है आज की डेट में फॉर सम रीजन, उस चीज में आप बताइए। ना ये ऐसा कि बच्चों के बिहेवियर्स जो है ना वो उनके पेरेंट्स से रिफ्लेक्ट करता बहुत ज्यादा था। जैसे आप बोलते हैं ना कि बच्चों को स्ट्रेस हो जा रहा है, एंजाइटी हो जा रही है, ये ज्यादातर तब होता है जब हम बहुत, मैंने क्या कहा ना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से दूर रहे। तो बच्चे को क्या स्ट्रेस है? बच्चे को यही स्ट्रेस है कि उसके माँ बाप उसकी बात नहीं सुन रहे। अब वो नहीं सुन रहे हैं इसीलिए तो है ना, क्योंकि माँ बाप उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन जेन्युइनली माँ बाप के बीच में बिल्डअप होती जा रही है, और वो निकल कैसे रही है? या बच्चे पे चिल्ला के, या नो करके, या एंगर इश्यूज के साथ। और फिर हम कहते हैं कि बस देखो हमारे बच्चे में ना एंगर इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, वो एंगर इश्यूज तो हमें भी आ रहे होती है, करेक्ट, बट गलत नहीं है वो पेरेंट्स, राइट। मेरा बच्चा मुझे बार बार एक ही चीज के लिए मैग करता रहेगा तो मैं पहली बार उसे प्यार से बोलूंगा, दूसरी बार उसे थोड़ा फॉर्मली बोलूंगा, तीसरी बार मैं उसे बोलना चाहूंगा अभी इसको छोड़ दे, और चौथी बार अगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा और मैं उसे डांटूंगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। तो अगर हम ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो हमारे एंगर इश्यूज कम हो गए।
डिस्टेंसिंग कर दिया, हमें पता लग गया कि भाई अब ये चिपक गया है इस चीज से, अब ये नहीं छोड़ने वाले। और वो पेरेंट्स को बहुत जल्दी पता लग जाता है ना। तो पेरेंट्स को नहीं पता लगेगा तो किसको पता लगेगा, वो डेली देख रहे हैं उसे। बट वहीं पे अगर हम समझ जाएं कि अब हम नो ना करें और हम दूसरे पेरेंट को, अपने पार्टनर को एक इशारा कर दें कि फर्स्ट टेक ओवर, और खुद हमें उसी समय बहुत अर्जेंट वॉशरूम जाना पड़ जाए, तो शायद हमारा सांस फूलना भी कम हो जाएगा, हम भी 10 से उल्टी गिनती कर सकते हैं। हम अगर बच्चों को एंगर इश्यूज नहीं दिखाएं तो ट्रस्ट में बच्चों में एंगर इश्यूज नहीं आ सकते हैं। हम अगर बच्चे को नेगेटिव एटमॉस्फेयर नहीं दिखाएंगे तो बच्चा क्यों एंगर इश्यूज का शिकार हो। उसे खुद से कोई चीज नहीं मिलेगी ना, ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट एंड ही इज नॉट गेटिंग दैट, he would try to seek attention. Correct. If at that time you are playing well, अगर वो गलत चीज को जा रहा था और उसे नहीं मिल रही है तो आप गायब हो गए। अगर सही चीज को जा रहा था और आपने उसको असिस्ट कर दिया तो वो आपका फैन हो गया, तो उसने एंगर इश्यूज नहीं आने वाला। सो प्लीज उस चीज को समझिए कि कहीं ना कहीं बेस लाइन है ना, हमारी पेरेंटिंग में बहुत छुल्ले छुपे क्यों होता है, जैसे हम चेंज कर ले तो वो सारी चीजें चेंज हो गई। तो राजकता में बच्चे को कसूर करना शुरू करें, सिखाओ से वही रहे। वही बच्चा है जो एक जगह में किसी और तरीके से बिहेव कर रहा है ना। मैं बहुत आसान आपको एग्जांपल दूं। मेरे पास एक मदर आई, वो बोल रही है बच्चा 2.5 साल का हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, वो अभी भी छाती का दूध पीना नहीं छोड़ रहा। Okay. वो चिल्लाने लगता है, मैं उसे कुछ भी Generally क्या होता है, what till how long should a baby be fed mother's milk? Still there is no last date for that to be Well, brief. I've been to WHO recommends that it should be given till 2 years of age, it's been 2 years. or longer if the parent wants. Okay. बच्चा चिल्लाने लगता है, कुछ भी खाने का दूं तब भी चिल्लाता। I asked only one question from him. आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या आपको अपने इन-लॉज के साथ रहते हैं? She said इसकी दादी साथ में रहती। मैंने कहा क्या दादी से कभी छाती बंद था? क्या चिल्लाता है कि दूध पिला? तो नहीं, मुझसे ही करता। मैंने कहा आप एक हफ्ता गोवा चले जाइए, तो वो नहीं बांधे। बच्चा कितना समझदार है देखिए। तो उसको एंगर इश्यूज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो आपसे मांग रहा है, आप उसे बार बार मना कर रहे हो, फिर वो मांग रहा है, फिर मना कर रहे हो, फिर वो मांग रहा है, आप कुछ और खाने का ले आ रहे हो, आप ही जा रहे हो। अरे भाई आप उस स्प्री को छोड़िए, आप दादी को बोलिए ना कि मैं चली बाहर अभी, आप इसको खिला दीजिए। वो नहीं मांगेगा, भूखा होगा तो खाना खा ले। बट नो, दिस वे, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आई अंडरस्टैंड, बट दिस वे वी आर इंस्टिगेटिंग द चाइल्ड, वी आर इरिटेटिंग द चाइल्ड। करेक्ट। तो माँ ये रास्ता जा नहीं देती, यही खा, जबरदस्ती कर ली। ये चीज अगर हम छोड़ दें तो उसमें एंगर इश्यूज नहीं आएंगे। तो हमें इस समय पे बच्चे को ये नहीं समझा सकते, बच्चे की एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग पे हमें गिरना होगा, उसे ट्रेन करना होगा। जब वो आपकी उम्र का हो जाएगा या थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब समझने लायक हो जाएगा, तो वो आपके इमोशनल आउटब्रेक्स को भी समझने लगेगा। पर इस समय पे हम उसके इमोशनल आउटब्रेक समझ सकते हैं, हम उसको अपने इमोशनल आउटब्रेक्स नहीं समझा सकते। प्रॉब्लम वही आती है जब हम इस लेवल पे उसके इमोशनल आउटब्रेक्स को तो समझ ले रहे हैं, पर एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि भैया तू भी हमें समझ लिया। नो, इट इज नॉट गोना हैपन। जब हम सब बच्चे थे, हमें भी अच्छा लगता था बहुत मीठा खाने के लिए, कि चॉकलेट चाहिए। बच्चे जैसे होते हैं, दे मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट कि मुझे मीठा बिल में चॉकलेट्स नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है। स्वीट कंजम्पशन बच्चों को कितना करना चाहिए, कितना परमिसिबल है? ज्यादा, अगर बच्चा ज्यादा जिद कर रहा है, उसको नेगेट करने के लिए क्या कर सकते हैं पेरेंट्स? देखिए, ये जितने होते हैं ना क्वेश्चन, स्वीट कंजम्पशन कितना करना चाहिए, उसके बाद कोई एंड पॉइंट नहीं रहता। यू वुड हैव टू रियलाइज कि आप और मैं भी हमेशा सोचते रहते हैं टू कट डाउन आवर स्वीट, राइट? सो आइडियली देयर शुड बी नो रिफाइंड शुगर टिल 2 years of age, which is absolute no, ठीक है? बियॉन्ड दैट हमें कम मीठा खाना चाहिए। In general also. Yes, in general also. क्या कारण है इसका? बिकॉज जो रिफाइंड शुगर्स होती है वो एनर्जी को बहुत ज्यादा स्पाइक करते हैं। सो एनर्जी ये स्पाइक कर देगी। तो सिर्फ एनर्जी स्पाइक पे नहीं जाती है, पीछे से हमारा पैनक्रियास भी काम कर रहा, वहां से वो इंसुलिन को भी स्पाइक कर रहा।
इंसुलिन एक कैटाबॉलिक हार्मोन है, वो आपके अपने शरीर को खाता है, तो वो इंसुलिन स्पाइक पे, फिर एनर्जी नीचे आई, फिर इंसुलिन। तो ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसा जा रहा। आप ये चीज अंडरस्टैंड करें, कोई भी चीज ग्रेजुअल हो जाए, हम किसी को परेशान नहीं करते। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स खाते हैं ना, तो हमारी एनर्जी भी ग्रेजुअली रिलीज होती है, और वो ग्रेजुअल लेवल पर लंबे समय तक मेंटेन करते हैं। आपका इंसुलिन भी ग्रेजुअली अपने इस लेवल को मेंटेन करता है, वो आपके लिए बहुत हेल्दी है। तो शुगर तो किसी भी स्पेस में, रिफाइंड शुगर तो अच्छी नहीं, नॉट एडवाइजेबल, नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। अब स्पीकिंग की बच्चा है, चॉकलेट तो खाएगा ही, तो अब मैं कौन हूं मना करने वाला। बट मैं ये कह सकता हूं कि मेक इट अ ट्रीट, डोंट मेक इट अ बीरी। चॉकलेट दिया, बच्चा पूरी चॉकलेट चट कर जा रहा है। शाम हुई, चाय बनी, एक वो डिफरेंट लेयर्स वाला वो ग्लूकोज वाला पैकेट आया बिस्किट का, 2 बच्चे बैठे हैं, पूरा चाय में डुबो डुबो के बिस्किट का पैकेट खत्म हो। दे आर ऑल रिच इन शुगर। हम कुछ उसका पेट नहीं भर रहे हैं, हम उसको तैयार कर रहे हैं कि बेटा हो सकता है अगर तू यही करता रहा तो बड़े होके डायबिटीज टाइप 2 तो आएगा ही आएगा। ट्राइग्लिसराइड्स तो शरीर में जब आप गई होने, है ना, लिवर में, स्प्लीन में, सब फैट करना होता चले रहा। सो प्लीज ये सब चीजें नहीं करें, शुगर को लिमिट करें, नेचुरल सोर्सेस पे रिलाय करें। मैं कहूंगा डेली एक्टिविटीज में भी जो आप खुद शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, प्लीज उसको 1/3 कर दीजिए। यही करने मात्र से जिंदगी बढ़ जाने वाली है, हेल्दी जिंदगी बढ़ जाए। सो प्लीज डोंट आस्क कि कितना खा लेना चाहिए, क्योंकि इसका अगर आंसर दूंगा तो आप उससे ज्यादा खाएंगे। करेक्ट, ठीक है। तो बस ये सोचिए कि नहीं खाना चाहिए, करेक्ट, और उसके बाद जितने से गुजारा हो रहा है वो खाना। डॉक्टर, न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो जनरली जो बच्चे ग्रोथ स्टेज में होते हैं, दे आर हाई ऑन एनर्जी एंड ऑल दैट, फ्रॉम अ न्यूट्रिएंट्स पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड यंग चिल्ड्रन हैव? तो पहले 4 साल में ना ब्रेन बहुत फॉर्मेटिव फेज में, पहले 3 साल में तो बहुत ही ज्यादा फॉर्मेटिव फेज में, और ब्रेन को फॉर्मेशन के लिए फैट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। तो अप टू 4 इयर्स ये मत सोचिए कि मैं बहुत ज्यादा फैट्स दे रही हूँ तो नुकसान है ना। आपका 40% ऑफ दी डाइट फैटी डाइट हो सकता है, तो घी बटर खिलाइए, ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड्स दीजिए, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ना, अक्रोनगिरी दीजिए, आलमंड्स दीजिए, ये सारी चीजें दीजिए बच्चे। फ्लैक्स सीड्स दीजिए, ओमेगा 3 मिलेगा, ठीक है। 4 साल के बाद उसे लिमिट करके 30% से नीचे नहीं चल जाए, 25% तक ही रहेगी। तो फर्स्ट 4 years में good vitamins, good fats, they are made to be very helpful for the brain development, for the overall growth of the child. ठीक, your protein should be around 10 to 15% of the diet. तो मोटा मोटा लगा के चलूं तो 10 किलो का बच्चा तो 10 ग्राम प्रोटीन से, ठीक है। और बाकी जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है, कोलेस्ट्रॉल जम के हैं, मैं उसको परसेंटेज जान के नहीं बोलना चाहता हूँ, परसेंटेज क्योंकि इसके नहीं बोलना चाहता हूँ। या प्रोटीन्स और फैट्स पे कंसंट्रेट कीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स झक मार के आपका पीछे आ जाए, क्योंकि हमारी एशियन डाइट ऐसी है कि हम कुछ भी खाए ना, कार्बोहाइड्रेट्स पर, ठीक है। तो आपका हर चीज में आलू घुस रहा है, आपसे हर चीज में चीनी है, हर चीज में आलू है, हर चीज में गोभी नहीं, ठीक है। हर चीज में ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें आप रोटी भी खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर, अब चावल खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऐसा नहीं कहा कि रोटी चावल खराब है, बट कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट को मीट करते रहे। तो आप प्रोटीन्स पे ध्यान दीजिए, फैट्स पे ध्यान दीजिए डाइट में, और आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए, सोचो। हाँ, एक चीज जो बहुत ज्यादा मिस कर दे रहा है ना, वो फाइबर है। फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, अच्छे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा, ठीक है। अच्छे बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं गट, ओलिगोफ्रक्टेज जो है वो गुड बैक्टीरियाज को प्रमोट करता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा। गट की मोटिलिटी बढ़ाने के लिए, है ना। अभी मैं पीछे एक टॉप लेवल कर रहा था गवर्नर हाउस में, तो उसमें भी मैंने ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं थी कि एक एडवर्टीजमेंट देख रहा था मैं किसी स्टूडेंट की थी, उसमें देवर सेइंग कि पेट सफा तो हर रोग दफा। तो ये बात गलत नहीं है ना, पेट सफा रहेगा तो हर रोग दफा ही रहेगा। सो गुड गट इज रिफ्लेक्शन ऑफ गुड बॉडी, करेक्ट, ठीक है। तो फाइबर का खाना बहुत जरूरी है। तो इन जनरल लगा के चल लीजिए कि जितने किलो का बच्चा है उसको 5 ग्राम फैट कर दीजिए, तो 20 किलो का वो 25 ग्राम तक ही मिल जाना चाहिए। फाइबर से मेरा मतलब सैलेड से है, एंड फाइबर से मेरा मतलब फ्रूट्स के
से ये सारी चीजें हैं। ये तो हो गया आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें बात का। जब हम न्यूट्रिशन को डिवाइड करते हैं मैक्रो और माइक्रो, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन्स और मिनरल्स के साथ ये है कि मैं कहूँगा कि जो हमारी ग्रोइंग एज होता है एटलीस्ट अप टू 12 इयर्स ऑफ एज, उसमें हमें मल्टीविटामिन्स लेते रहने चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं ना डेली एक्टिविटीज में, जो हम जंक की तरफ चले हैं। पुराना टाइम था, हमारी नानी दादी अखरोट घोट घोट, अलसी के बीज घोट घोट हमारे खाने में मिलाया करती थी, है ना। हमें इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे कि हमारे डाइट में पूरा हो जाता है। अब हम मॉडर्न हो गए, अब हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि ये काम तो बड़ा, और हम इतने मॉडर्न नहीं हुए कि हम 5 ml घूस का टॉनिक पी रहे, हमें ऐसा लगता है हम दवाई ले हैं। तो हम ना तो उस तरफ वेस्टर्नाइजेशन की तरफ चले और ना ही हम अपने ईस्टर्न मूल्यों की तरफ, हम बीच में लटक गए, कंफ्यूज। हम, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो गई है। हम हर बच्चे को देख रहे हैं 66% अनीमिया देख रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, मिनरल्स वो कम हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक 5 ml का मल्टीविटामिन बूस्ट देते रहने से अगर हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ठीक रहते हैं, अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिवेटेड रहता है, तो मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। एक सेल मेटाबॉलाइज करेगा तो उसे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो भूखा मस्सा क्या ना कस्सा बच्चा खाना खाएगा ही खाएगा। भूख बहुत बुरी चीज है ना। वो बच्चा जो माँ से दूध मांग रहा है, माँ गायब उसे आती है तो खाना खा लेता है, वो तभी तक जिद करता रहता है जब तक उसे अपॉर्चुनिटी बता, वरना भूख से कोई नहीं छूट पाएगा है, मिलेगा तो वो खाएगा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो भूख बढ़ाते हैं। तो 20 मिनट की विटामिन्स को लीजिए अगर अच्छी, या तो डाइट में लीजिए या टॉनिक के फॉर्म में। Doctor, what are your thoughts on allergies and the autoimmune diseases in children? ज्यादातर लीनिएज में चलती है ना। डेफिनेटली कहीं ना कहीं फैमिली ट्री बनाते हैं तो हिस्ट्री आ जाती है, इसमें ऑटोइम्यून डिजीजेज होती है, एलर्जीज की प्री डिस्पोजिशन होती है। स्पेसिफिकली हमारी एज की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा प्री डिस्पोज हैं। बहुत सारे बच्चे हम देखेंगे जो बदलते मौसम में छींके आ गई, ठीक है। 2 तरीके के होते हैं बस, ये चीज़ है ना। एक तो अंडर 3 years of age, अंडर 3 years of age अर्ली प्रेजेंटर्स होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर बिनाइन होते हैं, मतलब बढ़ती उम्र में 8-10 साल के होंगे तो बेहतर होते चलेगा। ओवर 3 years of age, जब प्रेजेंट करना ओवर 3 years के बाद स्टार्ट करते हैं, ये थोड़े प्री डिस्पोज्ड है सर। अब ये 60% रूल नहीं ना, ये नहीं कि यहाँ पे बैठ के बोल रही है तो यही सत्य है। जनरली ऐसा देखा है कि ऐसे बच्चे बाद में जाके क्रॉनिक वेरिटस बनते हैं, एस्थमेटिक्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे ने ली सच शुरुआत 3 साल के बाद की, अगर बच्चे की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री नहीं है, अगर हर बदलते मौसम में ये एलर्जीज या हर ट्रिगर के साथ अच्छे से प्रेजेंट कर रही है, चाहे एलर्जिक राइनाइटिस के फॉर्म में, चाहे एक्जिमा स्किन की एलर्जीज के फॉर्म में, चाहे एस्थमा है ना, शायद रात को बच्चा सांस लेने के लिए उठ रहा है, इसके मुंह आवाजें आ रही, प्लीज डॉक्टर्स को विजिट कीजिए। इस चीज को अच्छे से आगे वर्कअप कराइए एंड बी श्योर दैट यस इफ इट इज अ क्रॉनिक डिजीज और इट इज जस्ट अ बिनाइन फॉर्म जो बढ़ते के साथ ठीक होता नहीं। बहुत सारी बीमारियां जैसे जैसे हमारे स्टीबर्डल हार्मोन्स या फिर प्यूबर्टी आती है, हार्मोन्स लैंड इन करते हैं तो ये सारे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो हैं और ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाते हैं, बच्चा अच्छा होता है, वो बिनाइन फॉर्म्स रहती है, राइट। बट अगर इस तरीके से आपको स्पेसिफिक प्रीडिस्पोजिशन विद द क्लाइमेटिक चेंजेस, विद द डे टाइम चेंजेस, विद द ट्रिगर्स, ठंडे गर्म से या फिर डस्ट में गया था, आज झाड़ू मारा तब ऐसा हो गया, झाड़ू से खेल रहा था तब ऐसा हो रहा है, प्लीज विजिट। स्पेशली कोविड के बाद मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो इम्यूनिटी, बच्चों की जो इम्यूनिटी में भी काफी फर्क आया पोस्ट कोविड। हाउ ट्रू इज दैट? सर मैं इसको सच नहीं मानता हूँ। अच्छा, ओके। रीजन बीइंग बच्चे, कोविड क्यों इतना खतरनाक था? आपने देखा बच्चों में माइल्ड फॉर्म आया, बड़ों में इतनी डेथ्स हो गई, इस बात को मानते हैं। कोविड ज्यादा खतरनाक इसलिए था क्योंकि कोविड के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स था ना हमारी बॉडी का, उस इम्यून रिस्पॉन्स ने जब कोविड से लड़ाई की तो साइटोकाइन स्टॉर्म आया,
तो बॉडी के अंदर इंफ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े और वो उस हद तक बढ़े कि वो जान ले। अब बच्चों में इम्यूनिटी उतनी है ही नहीं कि वो उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इतनी एंटीबॉडीज फाइट हो रहे। अब वो एंटीबॉडीज उतनी क्रिएट करेंगे तो ही तो उस ऑर्गेनिज्म से उतना लड़ेंगे करेक्ट कि वो उतना साइटोकाइन स्टॉर्म आए। करेक्ट, ठीक है। तो हम ये कहें कि कोविड हो गया उसके बाद उसकी इम्यूनिटी को हो गई नहीं, नेचुरली इन मिथ्स को, इन धारणाओं को अपने से दूर करते हैं। अच्छा हिलाते बिलाते हैं अपने बच्चे को, माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरते हैं, है ना। हमने उत्तराखंड को अनीमिया मुक्त बनाते हैं, माल न्यूट्रिशन मुक्त बनाते हैं और उसके बाद इम्यूनिटी वुड डेफिनेटली फॉलो। ये जो रिसर्च जो जितनी जो होती है हर फील्ड में होती है, एंड एवरी डे देयर समथिंग न्यू दैट कम्स अप इन द मेडिकल फील्ड एंड ऑल दैट। पीडियाट्रिक्स में जो रिसर्च जो हो रही है, हाउ डू यू कीप अब्रेस्ट विद इट? डू यू इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस या आपको वो रिसर्च खुद अपने आप पढ़ना पड़ता है अपने? हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द न्यू रिसर्च दैट कम्स इन? So it's a very good thing and I am very fortunate to be associated with the medical powers. So me as an associate professor, I am teaching students, ठीक है, we as faculties we are making doctors. So definitely खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी है, नई चीजें पढ़ानी बहुत जरूरी है। And by the virtue of our profession वो होती चली जाती है। We have 7 post graduates under us. तो पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाना है, किसी को पीडियाट्रिशियन बनाना है, तो अगर वो पढ़ के आ गया और आपको नहीं पता तो खा रहता है बच्चा आपको, and they start asking questions that way. So with the virtue of your profession आप automatically acquire doctor. Secondly, by the norms of National Medical Council, by the norms of our academics, we are bound to do researches. तो with a duty towards our patients, towards our students, सब कुछ चलते हुए भी हमें खुद को अपग्रेड करना है, तो हमें रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करने का, तो हम वो सारी रिसर्चेस भी करते रहते हैं ऐसा। तो डेफिनेटली वो चीज बाय वर्च्यू ऑफ आवर प्रोफेशन जरूरी है, उसके बिना हम अगली सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। तो गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर ही ऐसा किया है कि हम लोगों को ये करना मैंडेटरी है, तो इसलिए हम कहें कि यस हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, यस करना पड़ रहा है, बट डू वी हैव अ वे आउट? नहीं, तो वो अपडेशन तो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। पीडी को पढ़ाऊंगा तो डेली उसको उसने प्रेजेंट करना ही है, जर्नल से रिसर्च उसको प्रेजेंट करना ही है। सो स्पेसिफिकली फॉर पीपल लाइक मी हु आर एसोसिएटेड इन टीचिंग इन एकेडमिक्स, वो एक साइड बाय साइड एफर्ट चलता रहता है, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। डू यू वेरी फैन स्कूल्स का काफी इम्पैक्ट रहता है बच्चों के ग्रोथ वगैरह में। हाउ कैन स्कूल्स बी मोर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट चिल्ड्रंस हेल्थ इज आल्सो इम्पोर्टेंट? स्कूल का क्या कितना रोल है इन इंश्योरिंग दैट अ चाइल्ड इज हेल्दी? जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं ना बच्चे के अपब्रिंगिंग में, तो मैं सबसे पहला जो श्रेणी रखता हूँ वो पेरेंट्स को रखता हूँ, और दूसरा जो रखता हूँ टीचर्स को ही रखता हूँ। पीडियाट्रिशियन का तीसरे पे आता है। अगर कोई पेरेंट्स अवेयर है तो उनके बच्चे हेल्दी। उसी तरीके से अगर टीचर्स अवेयर हैं तो वो जो मिड डे मील प्रोग्राम्स या जो डाइट, जो बैलेंस डाइट पढ़ाई जा रही है, दे आर दी फर्स्ट वन टू अप्रोच। तो अगर आप गवर्नमेंट्स को भी देखें तो दे आर नॉट डायरेक्टली टारगेटिंग दी पेरेंट्स, दे आर नॉट डायरेक्टली टारगेटिंग दी डॉक्टर। कितनों के पास जाएगा डॉक्टर? दे आर टारगेटिंग देयर स्कूल्स, देयर गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम्स और सब कुछ कर रहे हैं, और दे आर इंश्योरिंग, वो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि वो एक बैलेंस डाइट बनाए और हॉट कुक्ड मील देने रहे। तो आप ये चीज देखिए कि अगर स्कूल टीचर्स को अवेयर कर दिया जाए तो उससे क्या क्या फायदे होंगे। एक, बच्चा जो स्कूल के दौरान खा रहा है वो बैलेंस हो जाएगा। दूसरा, स्कूल टीचर अगर अवेयर हो गए तो डेफिनेटली उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स अवेयर होने लगेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट टीचर मीटिंग्स में ये सब कुछ इम्पार्ट किया जाएगा। करेक्ट। सो ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो आप अगर देखिए तो मैं वापस हर चीज को ना सरकारी उसमें खींचने की कोशिश करता हूँ कि आई वॉन्ट टू रिफ्लेक्ट कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसीज लेके आ रही है और कुछ काम कर रही है। तो पीएम पोषण अभियान, ये पीएम पोषण अभियान, it is based for nutrition only and immunization for all the children, all the lactating
pregnant females, lactating females and the females in reproductive age. तो अब देखिए कि फोकस कितना ज्यादा न्यूट्रिशन पे किया जा रहा है कि एक वो बढ़ता हुआ बच्चा हमारा कल का भारत और एक रिप्रोडक्टिव फीमेल जो कल के भारत को बनाने वाली है, प्रेग्नेंट फीमेल जो कल के भारत को बना रही है, लैक्टेटिंग मदर जो न्यूट्रिएंट्स दे रही है। तो पूरा फोकस न्यूट्रिशन में है कि हम आज ये इम्पैक्ट अगर इन पे डालें तो एटलीस्ट कल जीत जाए। बाकी वो लोग जो हम जैसे हो गए जो गो इट वन है तो ना कि हाँ मतलब तो स्ट्रैटेजी जो भी होती है गवर्नमेंट की वो ये होती है कि यस एटलीस्ट हमारा कल अच्छा हो, तो उस पे डेफिनेटली काम किया जा सकता है। और टीचर्स जो है वो मेन स्टेक होल्डर्स हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टू अवेयर देम एंड देन टू स्प्रेड अवेयरनेस and then to stay away. अच्छा डॉक्टर, before we leave, one last question, what advice would you have for parents to ensure that they have healthy and happy children? एक तो पहले खुद चिंता मुक्त हो जाए, ठीक है, एड्रेस द इशू, विजिट योर पीडियाट्रिशियन, टेल हिम मुझे मेरे बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड स्क्रीनिंग करानी है, ग्रोथ चार्ट्स भरिए। WHO ने ब्यूटीफुल ग्रोथ चार्ट्स दी जिसमें सिर्फ आप बच्चे की हाइट और वेट लेके एसेस कर सकते हैं कि बच्चा किस सेंटाइल रेंज में लग कर रहा। ठीक है, पीडियाट्रिशियन से पूछिए मेरे बच्चे में कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के साइंस तो नहीं मिल पाए, पूछिए क्या मेरे बच्चे को मल्टीविटामिन्स देने चाहिए, कौन सा दिया जा सकता। ठीक है, ये सारी चीजें जब हम एड्रेस करें, जब हमें पता लगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये कम है या कुछ है, तो सबसे पहले डरे नहीं। ठीक है, आप एंग्शियस होंगे, आप डरेंगे तो आप कभी केयर नहीं कर पाएंगे। आस्क अबाउट द कोर्स, आस्क अबाउट किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। कोई भी मालनरिशमेंट ऐसी है ही नहीं जो कंकर नहीं की जा सकती। तो प्लीज मेरा मैसेज सिंपल है, concentrate on micronutrients. Micronutrients would increase your energy requirements, would increase your metabolism. That would increase the hunger of your child. उसके बाद आपके हाथ में है उसको वो जंक खिलाना है भूख लगने में या उसे बैलेंस्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खिलाना है। तो शुरुआत से अगर वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है ना तो सब हाथ पैर धो के उसके पीछे मत पड़ जाइए ये खाता नहीं है, खाता नहीं है, खाता नहीं है। प्लीज नो द कॉज कि कहीं कोई अंडरलाइन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज तो नहीं चाहिए। दैट इज माय ओनली टेक होम मैसेज फॉर पीपल जो भी मेरी ऑडियंस है कि प्लीज असेस, सिंपल ग्रोथ चार्ट्स कैसे भरने हैं वो भी सीखते चले, खुद से भरे उसके बाद। दे आर द अर्लीस्ट मार्कर ऑफ malnutrition. डॉक्टर थैंक यू सो मच, इट वाज अ रिवेटिंग कॉन्वर्सेशन। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, समझने को मिली, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को बहुत बेनिफिट होगा जो आपने बातें बताई हैं। थैंक यू अगेन फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट एंड इट इज एब्सोल्युटली माइन। मुझे बहुत मजा आया, हम आराम से केयरफुली बैठे हैं एंड विद दिस थिंग अगर मैं 10 फैमिलीज तक भी पहुंच पाऊं और कुछ न्यूट्रिशन में उनका एड ऑन कर पाऊं तो दैट वुड बी अ विन-विन सिचुएशन। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। तो गाइज ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर गौरव मुखीजा। तो अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी।